हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम बिहार के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल है रिगार्डिंग सीतामढ़ी वेस्ट टू वेल्थ मॉडल। सो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया है। टाइटल है न्यूज़ का, बिहार में वेस्ट टू वेल्थ मॉडल को बढ़ाएगी सरकार, सम्राट। चलिए पूरा न्यूज़ क्या है हम देखते हैं। सो द न्यूज़ इज इन हिज 136th एपिसोड ऑफ मन की बात, प्रधानमंत्री ने सीतामढ़ी के सिंगल यूज प्लास्टिक से बने जो ड्यूरेबल बेंचेस हैं उनकी सराहना की है। तो ये पूरा न्यूज़ क्या है। इन द 136th episode of Man Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi highlighted an innovative initiative from Sitamarhi district, Bihar, where discarded single-use plastic is recycled to manufacture durable benches. तो सीतामढ़ी में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उससे ड्यूरेबल बेंचेस बनाए जा रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक जीता जागता नमूना है। चलिए देखते हैं ये सीतामढ़ी मॉडल क्या है। यहाँ पे डिस्कार्डेड एंड कलेक्टेड सिंगल यूज प्लास्टिक इज प्रोसेस्ड एंड रिसाइकल्ड इनटू यूजफुल फर्नीचर सच एज बेंचेस एंड बेंच डेस्क बनाए जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 40 किलो का सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होता है एक बेंच बनाने के लिए। The recycled bench are strong, durable, comfortable, economical, and eco-friendly. So the benches can be installed in government schools, parks, panchayat buildings, and public places. So ये एक बहुत यूजफुल मुहिम है ऑफ द बिहार गवर्नमेंट। ये सर्कुलर इकोनॉमी के 3R प्रिंसिपल को फॉलो करती है, डेट इज टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अगर हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी की बात करें तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है उसमें हम जनरली क्या करते हैं। वी जनरली टेक, मतलब वी एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज, वी मेक, दैट इज हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वी यूज, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड वी डिस्पोज ऑफ, उसको हम डिस्पोज कर देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमी है। बट सर्कुलर इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है टू मिनिमाइज वेस्ट, मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कोई भी रिसोर्स जब तक यूज किया जा सकता है तब तक यूज करो, ये है सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल। और ट्रेडिशनल इकोनॉमी में टेक, मेक, यूज एंड डिस्पोज। सो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है भारत सरकार। तो उसी का एक ये जीता जागता मुहिम है दैट दिस इज सिंगल यूज प्लास्टिक को बेंचेस एंड डेस्क में क्रिएट करना जो गवर्नमेंट स्कूल्स में यूटिलाइज हो सकेंगे। इसमें मदद कर रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, देन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड लोकल बॉडीज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हेल्प कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो ऑब्जेक्टिव है ओडीएफ प्लस विलेज बनाना। ओडीएफ प्लस में ओपन डेफिकेशन फ्री तो बनाती है, उसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये काम करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सिंगल यूज प्लास्टिक इज अ सॉलिड वेस्ट, इसको प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीतामढ़ी। इसको वेस्ट टू वेल्थ क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज जो कचरा है उससे हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। दीज बेंचेस एंड डेस्क जो भी बन रहा है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा जिससे सरकार के खर्चे कम होंगे। सो इट इज लाइक waste to wealth creation. So waste to wealth creation means converting discarded materials into useful products, energy, compost और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इससे पहले एक सुखेत मॉडल भी है बिहार में जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये मुहिम चलाई गई थी। अंडर द मॉडल जो काउडंग है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, काउडंग एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को यूटिलाइज किया जा रहा था कन्वर्ट करने में टू वर्मी कंपोस्ट बनाने में उनका यूज हो रहा था। एट पार्टिसिपेटिंग हाउसहोल्ड रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट लिंकिंग टू रिफिलिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर। तो जितने भी वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे उसके एवज में सरकार उनको एलपीजी सिलेंडर्स रिफिलिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। तो ये पहले मुहिम चला हुआ है बिहार में, वेस्ट टू वेल्थ मॉडल। पहला मॉडल कौन सा है? तो सुखेत मॉडल। ये कहाँ का है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, with reference to Bihar's Waste to Wealth initiative, consider the following statements. First is,
Sitamarhi model converts discarded single-use plastic into benches and bench desks. Correct. Approximately 40 kg of single-use plastic is required to manufacture one bench. This is also correct. The initiative is linked with Swachh Bharat Mission Gramin and Lohia Swachh Bihar Abhiyan. This is also correct. The Sukhet model developed in Madhubani district converts cattle dung and organic waste into vermicompost. This statement is also correct. तो ये सुखेत मॉडल याद रखिएगा. So 1, 2, 3 and 4, all the above are correct. Next is regarding Bihar Satellite Township Project. इसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की गई है. चलिए क्या है ये न्यूज हम देखते हैं. सैटेलाइट टाउनशिप, पहले सोशल सर्वे, उसके बाद जमीन अधिग्रहण. दैट इज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, उसके बाद जमीन का अधिग्रहण होगा. तो जो 12 सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे बिहार में, उनका सबसे पहले इन फर्स्ट फेज सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा. इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द 4 प्रपोज्ड टाउनशिप. सबसे पहले ये फर्स्ट फेज में चार टाउन्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें पाटलिपुत्रा, हरिहरनाथपुरम, मगध एंड तिरहुत को रिकॉग्नाइज किया गया है. यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही लैंड एक्विजिशन किया जाएगा. सो द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट द कोर एरियाज विल बी डेवलप फर्स्ट. सबसे पहले कोर एरिया डेवलप किए जाएंगे, उसके बाद उसका फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट किया जाएगा. सो land acquisition will begin only after completion of the social survey and preparation of the assessment report. जैसे सैटेलाइट टाउनशिप मैंने पहले भी बताया है कि सैटेलाइट टाउनशिप बेसिकली जो प्रॉपर एक सेटलमेंट है डेवलप नियर अ लार्ज सिटी. इट इज जोग्राफिकली सेपरेट बट इकोनॉमिकली एंड फंक्शनली कनेक्टेड विद द मेन सिटी थ्रू रोड्स, रेलवेज एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ये इसका मेन यूटिलिटी है फॉर प्लान अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये कारगर होगा. एक्चुअली सिटीज को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया जब एक्सपैंड होती है ड्यू टू पॉपुलेशन माइग्रेशन, तो ये बहुत एक अनप्लान्ड वे में होती है और हैफाजार्ड वे में होती है. तो इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे जो जब भी कोई भी सिटी डेवलप होगा, वहां पे सबसे पहले जो डेवलप किया जाता है वो है ड्रेनेज सिस्टम, जो कि मोस्ट ऑफ द सिटीज, जो डेवलप सिटीज है उसमें मिसिंग है. सो उससे उसको टैकल करने के लिए ये सैटेलाइट टाउनशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है. जो प्रपोज टाउनशिप का स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहले एक कोर एरिया डेवलप किया जाएगा. द इनिशियल एरिया वेयर द लैंड एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सेटलमेंट विल बिगिन. उसके बाद स्पेशल एरिया डेवलप किया जाएगा, द वाइडर नोटिफाइड प्लानिंग एरिया, जो कोर एरिया, उसके बाद फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट ऑफ दिस सैटेलाइट टाउन, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण है पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप. सैटेलाइट टाउनशिप, इसके बारे में कितना कोर एरिया होगा, स्पेशल एरिया कितना होगा, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है, इसका लोकेशन क्या होगा. सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की जाए तो बिफोर लैंड एक्विजिशन द गवर्नमेंट विल असेस द इम्पैक्ट ऑन affected families, sources of livelihood, agriculture, local natural resources, community institutions, housing, displacement and vulnerable section, ताकि उनको compensation और rehabilitation and resettlement उनका आराम से हो सके. So the objective is to prepare a transparent framework for compensation, rehabilitation and resettlement and reduce legal और social dispute, ताकि जो सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप किया जाएगा उसके बाद कोई भी मतभेद ना हो जो जनता के बीच. इसको डेवलप करने में अगर फंडिंग की बात की जाए तो 1 लाख करोड़ का MOU साइन किया गया है बिहार गवर्नमेंट और हुडको में, हिंदुस्तान अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच में. ये CPSE है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. आफ्टर एक्विजिशन द गवर्नमेंट विल फर्स्ट डेवलप इंटरनल रोड्स, जो बेसिक चीजें हैं. देखिए कोई भी सिटी डेवलप होता है तो वहां पे डेवलप किया जाता है इंटरनल रोड्स, ड्रेनेज नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये सब पहले डेवलप किया जाता है. तब सिटी, कोई भी सिटी फुल फ्लेजेड सिटी के तौर पे डेवलप होती है.
मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया में ये जैसे ड्रेनेज नेटवर्क मिसिंग है, इंटरनल रोड्स प्रॉपर नहीं है। आमतौर पे आप देखे होंगे, आप डेली इन सब चीजों से सफर करते हैं। इसलिए एक प्रॉपर अर्बन सेटलमेंट को डेवलप करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, जिस कारण ये सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। The question is, with reference to Bihar's proposed satellite township project, consider the following statement. First statement is, the special area and core area proposed for Patliputra Township are larger than those proposed for Hariharnath Township. It is an obvious statement because Patliputra will be the biggest township among all 12 townships. Second statement is, the proposed Sonpur Airport and Belawel factory fall within the wider development area of Hariharnathpuram Township. This is also correct. The social impact assessment will be conducted only after the completion of land acquisition. This is false statement. सबसे पहले impact assessment होगा, उसके बाद land acquire होगा. Then the project financing is linked to Bihar's 1 lakh crore MOU with HUDCO. This is also correct. So 1, 2 and 4. Next is Bihar Mission Gold for 2032 Olympics. So बिहार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है 2032 ओलंपिक्स, जो कहाँ है ऑर्गेनाइज होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है। चलिए इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं न्यूज। तो ओलंपिक 2032 पूर्व ओलंपियन संजीव सिंह संभालेंगे ट्रेनिंग का कमान। मिशन गोल्ड के तहत चुनी गई 40 प्रतिभाएं। क्या है ये न्यूज? सो बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन फॉर द 2032 ओलंपिक गेम्स अंडर मिशन गोल्ड प्रोग्राम थ्रू अ स्टेट वाइड टैलेंट सर्च कैंपेन, जिसमें 40 यंग स्पोर्ट्स पर्सन चुने जाएंगे, जिसमें 20 लड़के और 20 लड़कियां होंगी। इनका एज ग्रुप होगा 12 से 15 साल, जिसको ट्रेन करेंगे फॉर्मर ओलंपियन एंड द्रोणाचार्य अवार्ड रिसिपिएंट संजीव सिंह विल लीड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिशन गोल्ड क्या है? मिशन गोल्ड इज अ बिहार लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव एम टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड चिल्ड्रेन एट एन अर्ली एज पे इनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रिपेयर करना फॉर टू compete एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो बिहार गवर्नमेंट का मिशन गोल्ड ये है। Its ultimate objective is to develop potential Olympic medal contenders for 2032 Games through continuous training, scientific support and sustained investment. ट्रेन करेंगे संजीव सिंह, 12 से 15 साल के बच्चे होंगे, जिसमें से 20 लड़कियां और 20 लड़के होंगे। टोटल 40 एथलीट को सिलेक्ट किया जाएगा और इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन है बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, और इसको फोकस किया जा रहा है 2032 ओलंपिक्स। अगर कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स की बात की जाए तो 2032 का ओलंपिक्स कहाँ होगा? होस्ट सिटी है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियल साइट दैट इज गेम, ऑफिशियल टाइटल है गेम ऑफ द 35th ओलंपियाड। ब्रिस्बेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया में पहले 2 बार और ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हो चुकी है। ब्रिस्बेन विल बी द थर्ड ऑस्ट्रेलियन सिटी। उससे पहले मेलबर्न एंड सिडनी में ये ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। With reference to the Bihar's Mission Gold and 2032 Summer Olympics, consider the following statements. First statement is, Mission Gold is being implemented by Bihar State Sports Authority. This is correct statement. Under the program, 40 athletes in the age group of 12 to 15 years have been selected, comprising an equal number of boys and girls. This is also correct statement. Former Olympian and Dronacharya awardee Sanjeev Singh will lead the training program. This is also the correct statement. Brisbane will become the second Australian city. No, this is not. Third city बनेगा ऑस्ट्रेलिया का to host the Summer Olympics after Sydney. तो ब्रिस्बेन के अलावा मेलबर्न और सिडनी में हो चुका है, तो दिस इज फॉल्स। तो 1, 2 and 3. तो Brisbane will be the third Australian city to host the Summer Olympics after Melbourne and Sydney. Next is regarding Bihar Diara Development Scheme. तो अभी बहुत सारे क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हो रहे हैं। तो दियारा जो क्षेत्र होता है, दियारा क्या होता है? बेसिकली रिवराइन आइलैंड होता है, जो बनता है आफ्टर डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जो रिवर के चैनल में जब सिल्ट डिपॉजिट होती है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं, तो इसी को कहते हैं देयर। तो इसके रिगार्डिंग चलिए क्या है ये न्यूज आर्टिकल, वो देख लेते हैं। सो
The Bihar government has highlighted the Deer development scheme to support farmers cultivating flood-prone riverine lands. जो फ्लड प्रोन रिवराइन लैंड्स है जिसको डियर हम लोग कहते हैं, इसके फार्मर्स जो यहाँ पे खेती करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की थी. So the scheme aims to promote crops suitable to sandy soil. तो जो दियरा इलाका होता है यहाँ पे बालुई मिट्टी होती है, जो सिल्ट इकट्ठा होती है तो वो बालुई होता है, तो वहाँ पे सारे जो सारे अनाज होते हैं वहाँ नहीं उगाए जा सकते हैं. वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे बेसिकली वही उगाए जा सकते हैं, जैसे वाटरमेलन्स, मस्क मेलन, ककम्बर, ये सब इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं. तो उसी अनुसार फार्मर्स को सपोर्ट करेगी बिहार सरकार. सो द स्कीम एम्स टू प्रमोट क्रॉप सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल, improve irrigation facilities and compensate for agricultural disadvantage caused by recurring floods and sand deposition. तो क्या होता है, ड्यू टू फ्लडिंग बार बार ये जो लैंड है ये बार बार इसके ऊपर बालू की परत चढ़ जाती है, तो उससे उसके कारण फार्मर्स को नुकसान होता है. उसी नुकसान से बचाने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा. दियरा रीजन जैसे मैंने बताया, दियरा रीजन इज लो लाइंग रिवराइन ट्रैक्ट formed along the banks or between the channels of river through deposition of sand, silt and alluvium. इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो रिस्टोर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन फ्लड अफेक्टेड लैंड्स, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसको फिर से कल्टीवेबल बनाया जाए, ये इसका एम है. promote crops suitable for sandy and alluvium soil, जैसे मैंने बताया, horticultural plants, provide irrigation facilities in riverine areas, increase crop production and farmer income, encourage crop diversification, ये तो obvious बात है, reduce vulnerability of flood affected farmers and bring temporary uncultivable land back into प्रोडक्टिव यूज. अगर मेजर असिस्टेंस की बात की जाए तो जो कल्टीवेशन सब्सिडी है, इंटरेस्टेड फार्मर्स में रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50% पर हेक्टेयर, 50% की सब्सिडी दी जाएगी पर हेक्टेयर ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्रॉप वाइज कॉस्ट एंड लिमिट्स. इरिगेशन सपोर्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट फॉर बोरिंग, 100 फीट का बोरिंग खुदवाने का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा. एंड सब्सिडी ऑन पीवीसी पाइप कॉस्ट, मैक्सिमम असिस्टेंस 9,000 रुपए का असिस्टेंट दिया जाएगा पर यूनिट. मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आरटीजीएस के थ्रू किसानों के खाते में वो पैसे पहुंचाए जाएंगे. सो सुटेबल क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो sandy and recently deposited soils are suitable for short duration crops such as watermelon, muskmelon, cucumber, groundnut, bottle gourd, butter gourd, मतलब कद्दू, करेला, स्पंज गार्ड, ओकरा, पीज, परवल. ये बेसिकली आपका नवंबर से जून तक यहाँ पे आराम से कल्टीवेशन हो सकता है. सो ये भी याद रखिएगा. These crops can be cultivated after flood water recede and may provide quick seasonal income. So this was the news. इसमें लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे, लाइक बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सारण, सिवान, गोपालगंज, गया, अरवल, नवादा, जहानाबाद एंड औरंगाबाद. ये 30 डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे इसमें. चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to Bihar's Deera development scheme, consider the following statements. First, the scheme aims to promote cultivation on flood-affected riverine land covered with sandy deposits. Correct statement. Eligible farmers can receive up to 50% subsidy per hectare under the scheme. This is also correct. A maximum subsidy of 9,000 per unit is provided for PVC pipes used in boring up to 100 feet. This is also correct statement. And the subsidy is paid in cash after the installation and verification of boring facility. नहीं, ये DBT और RTGS के थ्रू किया जाएगा. So 1, 2 and 3, this was the correct statement. Next is रोहतास कैमूर इको टूरिज्म डेवलप किया जाएगा और दुर्गावती जो डैम है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है. सम्राट ने कहा रोहतास कैमूर में इको टूरिज्म का इंतजाम हो. सो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जाएगा रोहतास और कैमूर को.
चलिए न्यूज़ देखते हैं, पहले है क्या? एट द मीटिंग ऑफ द बिहार स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरमैन होते हैं स्टेट के सीएम। सो द बिहार गवर्नमेंट रिव्यूड proposal related to wildlife conservation, green energy, eco tourism and sustainable development. So यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया है ऑफिशियल्स को 2600 मेगावाट दुर्गावती पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को डेवलप करने का एंड इको टूरिज्म इन रोहतास कैमूर रीजन को डेवलप करने का, और केसरिया स्तूप के कंजर्वेशन की बात की गई है। थ्रू पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू ये सब किया जाएगा। ये बिहार स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की अगर बात की जाए तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। It advises the state government on wildlife conservation, protected area and project affecting forest and habitat। इसके चेयरपर्सन होते हैं चीफ मिनिस्टर। मेजर एरियाज रिव्यू किया है चीफ मिनिस्टर ने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इको टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिजर्वॉयर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। अब दुर्गावती पंप प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसका लोकेशन है दुर्गावती कैमूर में, और इसकी प्रोपोज्ड कैपेसिटी है 2600 मेगावाट। ये एक पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली दो रिजर्वॉयर क्रिएट किए जाते हैं, एक हाई एल्टीट्यूड और एक लोअर एल्टीट्यूड पे। सो जब पीक डिमांड होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो यहाँ से पानी नीचे की ओर छोड़ा जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और जो सरप्लस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो एक सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी के यूज से एक पाइप के थ्रू वाटर को वापस पहुंचाया जाता है टू द अपर रिजर्वॉयर, ताकि उसको फिर से यूटिलाइज कर सके किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सो ये है मीनिंग पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट का। भारत का जो टारगेट है 100 गीगावाट जनरेट करने का बाय 2047, पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो भारत का ये टारगेट है। तो पंप स्टोरेज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इट इज बेसिकली जो वाटर है इसको वापस भेजा जाता है, इट एक्ट्स लाइक अ स्टोरेज टू जनरेट further electricity. So a pumped storage plant uses two reservoirs at different elevation. In low demand, water is pumped upward. In high demand, water is released through turbines. It functions like a large water-based battery. तो स्टोरेज यूनिट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पानी जो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस हुआ उसको और यूटिलाइज नहीं हो रहा उससे वाटर को वापस ऊपर पहुंचाया जाएगा ताकि वो फर्दर वाटर को जनरेट करने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काम आए। अगर पोटेंशियल बेनिफिट की बात की जाए तो हेल्प्स मीट पीक आवर डिमांड, स्ट्रेंथन ग्रिड स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, facilitates solar and wind integration. It reduces dependence on costly peak time electricity purchases, attract investment in green energy infrastructure. It generates employment during construction and operation. तो इसका मल्टीपर्पस यूज है। अगर रोहतास और कैमूर के इको टूरिज्म प्लान की बात की जाए तो गवर्नमेंट proposes to develop tourism facility around natural and reservoir areas of Rohtas and Durgapati in Kaimur. यहाँ पे hotels, accommodations, restaurants, cafeteria, trekking routes, adventure sports, water-based recreation, tourist information, safety facilities and improved connectivity पे काम किया जाएगा। एक फुल फ्लेजेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा रोहतास एंड कैमूर को। यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल की बात की गई है। सो टूरिज्म फैसिलिटीज आर प्रपोज्ड थ्रू द पीपीपी मॉडल अंडर विच द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। केसरिया स्तूप की बात की जाए तो द मीटिंग डिस्कस द कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ केसरिया स्तूप। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? केसरिया स्तूप कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट एंड एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, protected monuments and among the tallest and largest Buddhist stupas in the world. It strengthens the Bihar Buddhist tourist circuit. बिहार में बुद्धिज्म टूरिस्ट बुद्धिस्ट
टूरिस्ट सर्किट को ये मजबूत करता है। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विथ रेफरेंस टू द दुर्गावती पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट एंड इको टूरिज्म डेवलपमेंट इन बिहार, consider the following statement. The proposed Durgavati pumped storage project and install capacity of, so Durgavati pump storage का install capacity है 2600 megawatt. This is correct. A pumped storage plant stores surplus electricity by pumping water from a lower reservoir to an upper reservoir. This is also correct statement. The proposed ecotourism facilities in Rohtas Camor region are to be developed exclusively by state government without private participation. This is wrong. PPP model पे ये काम करेगा. The State Board of Wildlife is constituted under Wildlife Protection Act. This is also correct. Section 6. So 1, 2 and 4. This is the correct statement. नेक्स्ट इज यूथ हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराया एंड एशियन चैंपियनशिप जीती 2026 की। तो ये न्यूज क्या है देखते हैं। पाक को हरा भारत एशिया चैंपियन, बिहार के सावन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब। तो FIH यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप जो हुआ है मस्कट ओमान में, वहां पे अंडर 18 मेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान को हरा के। सो इंडिया वोन द गोल्ड मेडल। यहाँ पे पटना के सावन कुमार गोलकीपर थे इंडियन स्क्वाड के, एंड ही इज रिपोर्टेड एज द बेस्ट गोलकीपर एंड बेस्ट प्लेयर ऑफ द फाइनल। तो टूर्नामेंट को देख लेते हैं। टूर्नामेंट का नाम क्या है? यूथ हॉकी 5S। मतलब यहाँ पे पिच पे सिर्फ 5, एक बार में 5 खिलाड़ी रहेंगे इंक्लूडिंग द गोलकीपर। एशियन चैंपियनशिप 2026, ये वेन्यू था मस्कट ओमान में। इसका ऑर्गेनाइज किया गया था 20 से 25 जुलाई 2026। सो इट वाज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एशिया यूथ हॉकी 5S। फाइनल इंडिया जीत गया पाकिस्तान को हरा के। इंडियन टीम कैटेगरी सब जूनियर अंडर 18। क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the Youth Hockey 5S Asian Championship 2026, consider the following statement. The championship was held in Muscat, Oman. Correct. India won the gold medal by defeating Pakistan 3-1 in the final. This is also correct statement. Bihar Savan Kumar represented India as a goalkeeper. This is also correct statement. In hockey 5S, each team fields a maximum of 7 players. नहीं, ये 5 players होंगे. On the playing surface at a time, this is wrong. 1, 2 and 3 statement is correct. So, in hockey 5S, a maximum of 5 players, including the goalkeeper, remain on the playing surface at one time. Next is regarding बिहार गवर्नमेंट ने एक 5-year प्लान बनाया है फॉर स्किल डेवलपमेंट रोड मैप इन बिहार फॉर बिहार यूथ। ये क्या है? युवाओं को हुनरमंद बनाएंगे 16 विभाग। चलिए क्या न्यूज है। सो द यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, उन्होंने टारगेट किया है 50 लाख यूथ को स्किल प्रोवाइड करने का, स्किल ट्रेनिंग उनको देने का 5 सालों के लिए। फ्रॉम 2030 से 31 के बीच इनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा 50 लाख यूथ को। इसमें 16 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करेंगे मिलके, अलग अलग ट्रेड्स में, डिफरेंट ट्रेड्स में। विल सपोर्ट फ्रॉम रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज का भी सपोर्ट रहेगा। ट्रेनिंग विल फोकस ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट मार्केट। The roadmap was discussed on 21st meeting of the Governing Council of the Bihar Skill Development Mission, chaired by the Development Commissioner. तो की टारगेट्स की अगर बात की जाए तो 50 लाख यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइम पीरियड 2026-27 से 2030-31। पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट 16 डिपार्टमेंट विल पार्टिसिपेट। और 2026-27 का अगर ये फेज वाइज किया जाएगा, अगर 2026 फेज वाइज किया जाएगा, अगर 2026-27 की टारगेट की बात की जाए तो 4 लाख यूथ को ट्रेन करेगी सरकार। सो 2026-27 में 4,65,000, 2027-28 में 11 लाख, 28-29 में 11,27,000, 2029-30 में 11,33,000 और 2030-31 में 11,35,000। तो ट्रेनिंग थ्रू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स। इसमें कौन कौन से मेजर स्कीम इन्वॉल्व है? तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर 25 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा। कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर 18,37,000 यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा। डोमेन स्किलिंग के अंदर, जैसे हमने पिछले क्लास में इसका जिक्र किया था, 1,22,000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। टाटा टेक लगभग 81,000 लोगों को ट्रेन करेगा। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्लेसमेंट स्कीम के अंदर 70,000, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर 40, पीएम सेतु के अंदर 37,000, BS
एंड CFS के अंदर 36,000, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर 21,000, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर 7,000 और ग्रीन इकोनॉमी के अंदर 5,400 यूथ्स को ट्रेन किया जाएगा। फोकस एरिया है मॉडर्न स्किल्स पे। Young people will be trained in contemporary and industry relevant areas such as artificial intelligence, drone technology, software coding, emerging technology, green jobs, circular economy activities, domain specific technical skills and entrepreneurship and skill development, self employment पे इनको ट्रेन किया जाएगा। स्कूल में भी ये स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स के बच्चों को भी दिया जाएगा। So the education department will introduce skill training during school education. The report mentions a broader target of 1.42 lakhs school students and separately a 5-year target of 39,280 youth for school-based training. इनको फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेन किया जाएगा जो कि पटना में स्टार्ट भी हो चुका है एंड इज प्रपोज टू बी एक्सपैंडेड फर्स्ट टू डिविजनल हेडक्वार्टर्स जो 9 डिवीजन है बिहार के, पहले वहां पे इस मुहिम को लागू किया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा, तो 38 डिस्ट्रिक्ट्स पे लेटर ऑन ये शिफ्ट होगा। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू बिहार 5-year स्किल डेवलपमेंट रोड मैप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the roadmap aims to provide skill training to approximately 50 lakh youth by 20 and 31. This is correct statement. A total of 16 government department will participate in the implementation. This is also correct. The largest scheme wise training target has been fixed under the Kushal Yuva program. नहीं, ये PM विश्वकर्मा के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। This is wrong statement. The roadmap was prepared at 21st meeting of the Governing Council of Bihar Skill Development Mission. So 1, 2 and 4 statement is correct. So PM विश्वकर्मा के अंदर 25 लाख बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद कुशल युवा प्रोग्राम जिसमें 18,37,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इन पटना। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। इसमें बताया गया है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आर एक्सपैंडिंग इन पटना। According to the newspaper report, solar panels have been installed on 8,600 houses, जिससे 45 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। 8,600 houses in the Patna electric supply undertaking area. The report claims that nearly 45 lakh unit of monthly electricity generation, reducing consumer expenditure and power purchase burden. इस स्कीम की अगर बात की जाए तो PM जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है which is administered by the Ministry of New and Renewable Energy. It aims to install grid connected rooftop solar system in 1 crore residential household. ये टारगेट है 1 करोड़ रेसिडेंशियल हाउसहोल्ड को का and enable participating household to obtain up to 300 units of electricity per month. इससे जो आप इंस्टॉल करवाएंगे रूफटॉप सोलर एनर्जी का, उससे आप लगभग 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पर मंथ थ्रू सोलर एनर्जी जनरेशन। इसके लिए 75,021 करोड़ का आउटले दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर इसका फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात, इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट का अगर इंस्टॉल करोगे तो आपको 60,000 की सब्सिडी और 3 किलोवाट और अबव के लिए मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। मतलब अगर आप 2 किलोवाट का रूफटॉप अगर 1,20,000 में इंस्टॉल कर रहे हो तो आपका खर्च सिर्फ 60,000 रुपया होगा, बाकी सरकार देगी। ये कैसे वर्क करता है, हाउ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर वर्क्स। तो सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ये DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, सोलर इन्वर्टर उसको AC में कन्वर्ट करेगा, देन उसको हाउस होल्ड कंजम्पशन में यूज कर सकेंगे। उसको नेट मीटर से कनेक्ट किया जाएगा, जो नेट मीटर से आपका जो हाउस होल्ड में जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ वो तो हुआ, उसके अलावा जितना जो सरप्लस बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जाएगा। तो इससे आप पैसे कमा भी सकते हैं। So the solar power used in the house first, surplus electricity may be exported to the grid. When the generation is insufficient, electricity is imported from the grid.
तो जब इनसफिशिएंट जनरेट कर पाएगा ये सोलर पैनल, तो आप वापस ग्रिड से नेट मीटर के थ्रू वापस इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो। तो ये है पूरी ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, करेक्ट स्टेटमेंट, implemented by Ministry of New and Renewable Energy, सही है। Under the scheme, the maximum central subsidy for the residential rooftop solar system is 78,000। अगर आप 3 किलोवाट तक के कैपेसिटी को इंस्टॉल करवा रहे हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी इज 78,000 रुपीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अ नेट मीटर रिकॉर्ड्स बोथ द इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्टेड फ्रॉम एंड एक्सपोर्टेड टू द पावर ग्रिड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द स्कीम guaranteed 300 यूनिट of free grid electricity every month to every household irrespective of solar generation. This is false, 1, 2 and 3. So it enables saving through solar generation. It does not provide unconditional free grid electricity to every household. Next statement is regarding जो आयुर्वेद संस्था का जो पटना में आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसका 100 साल पूरा हुआ, उसके रिगार्डिंग जब उसका सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें जो चेयरपर्सन थे उन्होंने कहा था इसको गुरुकुल सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। तो देश भर में आयुर्वेद की पढ़ाई को गुरुकुल पद्धति से जोड़ा जाएगा। सो जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है पटना में, वहाँ पे जो उनका जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन था उसमें नेशनल कमीशन फॉर इंडियन स्टेट ऑफ मेडिसिन के जो चेयरपर्सन है उन्होंने बताया कि जो आयुर्वेद एजुकेशन है उसको ट्रेडिशनल गुरु शिष्य और गुरुकुल सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए एक प्रोपोज एजुकेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया गया है आफ्टर क्लास 10th। इसमें द ऑफिशियल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब अ 7.5 year रेसिडेंशियल आयुर्वेद प्रोग्राम, जिसमें 10वीं के बाद प्री आयुर्वेद प्रोग्राम 2 साल के लिए कंडक्ट किया जाएगा। देन जो आयुर्वेद का कोर्स है, जो एक मेडिकल कोर्स है बीएएमएस का, उसको 4.5 साल के लिए कंडक्ट किया जाएगा। देन कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप 1 साल का ये कोर्स है। सो टोटल 7.5 साल का ये पूरा कोर्स क्रिएट किया जाएगा और इसमें गुरुकुल सिस्टम का यूटिलाइजेशन होगा। तो गुरुकुल सिस्टम है क्या? इट इज अ ट्रेडिशनल रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जो टीचर एंड स्टूडेंट है उनके बीच क्लोज इंटरेक्शन होगा। इन आयुर्वेदा इट में इंक्लूड पर्सनलाइज गाइडेंस बाय द वैद्य। जो भी वैद्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, उनको वैद्य कहा जाता है। उनके थ्रू आपको पर्सनलाइज असिस्टेंट और गाइडेंस मिलेगा। Study of classical texts like Charak Samhita and Sushruत Samhita, patient observation, medicinal preparation, discipline, ethics, lifestyle and Sanskrit terminology, ये सब आपको सिखाया जाएगा ड्यूरिंग दिस 7.5 year पीरियड। अगर नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात की जाए तो ये एक स्टेटूटरी बॉडी है। ये रेगुलेट करती है आयुर्वेद, उनानी, सिद्ध एंड सोवा रिगपा मेडिसिन इन इंडिया। सो द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ स्टेटूटरी रेगुलेटरी बॉडी अंडर द NSISM एक्ट के अंदर ये बना था। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के अंदर बना था और it functions under the Ministry of Ayush, covers Ayurved, Unani, Siddh and Sova Rigpa. Responsibility includes standard of medical education, college assessment, qualification recognition and professional registers and ethical practices को ये सब मॉनिटर करता है। और NCISM के अंदर जो ऑटोनोमस बोर्ड्स है उसकी बात की जाए तो बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, बोर्ड ऑफ उनानी, सिद्ध एंड सोवा रिगपा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सब बोर्ड्स है इनके अंदर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the proposed Ayurved Gurukulam and pre-Ayurved program, consider the following statement. Student may enter the pre-Ayurved program after completing class 10th. This is correct. The pre-Ayurved program is proposed to have a duration of 2 years. This is also correct. The National Commission for Indian System of Medicine functions under the Ministry of Health and Family Welfare. This is wrong. मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये काम करती है। और NCISM रेगुलेट आयुर्वेद, उनानी, सिद्ध एंड सोवा रिगपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दिस इज आल्सो करेक्ट। सो
1, 2 एंड 4। एनआईटी पटना में क्लाइमेट चेंज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एनआईटी पटना ऑर्गेनाइज्ड द 5-day इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रॉम 27 to 31 जुलाई 2026 अंडर इट्स फॉरेन एक्सपर्ट प्रोग्राम। थीम क्या था? क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड अर्थ सिस्टम डायनामिक्स, साइंस, रिस्क एंड रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन। वेन्यू की बात की जाए तो मेघनाथ शाह हॉल, एनआईटी पटना। द प्रोग्राम वाज अंडर द पेट्रोनेज ऑफ डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जैन with Dr. Shailendra K. Mandal as coordinator. Climate change क्या है? Climate change refers to a long-term change in temperature, rainfall, wind pattern and other components of the Earth climate system. वर्कशॉप में क्या क्या किस किस मुद्दों पे बात हुई? तो क्लाइमेट साइंस के ऊपर बात हुई, क्लाइमेट रिस्क के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन पे बात हुआ। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। With reference to the climate change and climate resilient development, consider the following statement. Climate risk is determined by the interaction of hazard, exposure, and vulnerability. This is correct. The climate change mitigation aims to reduce greenhouse gas emission, whereas adaptation aims to reduce the harmful effect of climate change. This is also correct. SDG 13 is related to action, climate action. This is also correct. Bihar State Action Plan on Climate Change is titled Building Resilience Through Development. This is also correct. So 1, 2, 3 and 4. तो अगर रेलेवेंस ऑफ बिहार की बात की जाए तो बिहार गवर्नमेंट ने 2015 में प्रपोज किया था, दैट इज बिहार प्रिपेयर्ड इट्स स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड उसका टाइटल था बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू डेवलपमेंट। ये याद रखिए, यही पूछ रहा था ये क्वेश्चन में। बिहार स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज टाइटल बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू डेवलपमेंट। और यहाँ ये एसडीजी 13 के अंदर आता है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट इज विलेज वाइज शुगर केन एकरेज का सर्वे स्टार्ट हो गया है बिहार में। सर्वे राज्य में अब ग्रामवार गन्ने का रकबा तय होगा। तो ये शुगर केन सर्वे इसलिए किया जा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग एथेनॉल। तो the sugarcane industry department, government of Bihar has begun a statewide survey to determine the village-wise area under sugarcane cultivation. इसमें देखा जाएगा to identify villages currently cultivating कौन कौन से sugar cultivate कर रहे हैं, एरिया कितने एरिया में ये कल्टीवेट हो रहा है, कहाँ पे डिक्लाइन आया है इन एकरेज, देन फार्मर किन किन फार्मर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया है कल्टीवेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंड न्यू एरियाज विद पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन। कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे पोटेंशियल है फॉर एक्सपेंशन ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन। द सर्वे began on 23rd June using GPS टेक्नोलॉजी एंड ऐप बेस्ड डेटा कलेक्शन। अगर मेजर फीचर्स की बात की जाए तो रिकॉर्ड शुगर केन कल्टीवेशन विलेज बाय विलेज, collects data for each field and sugarcane variety. Cane officers must prepare village-wise acreage details for the previous 3 years. Current cultivation will be compared with the earlier trends. Farmer who stopped cultivation will be identified and encouraged to resume and help locate villages where acreage कैन बी एक्सपैंडेड। तो जहाँ पे पोटेंशियल है एक्सपेंशन का उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोट करने मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा। किस किस टेक्नोलॉजी के यूज से ये सर्वे हुआ है? तो जीपीएस बेस्ड मेजरमेंट से एंड ऐप बेस्ड डेटा कलेक्शन का यूटिलाइजेशन हुआ है। विथ will store information on farmer, field location, area, variety, mill area, and cultivation status during previous years, creating a transparent digital database. इसमें identification of no cane areas having less than 5 acre of sugarcane cultivation will be identified as no cane areas or low cane areas। जो 5 एकड़ से कम जहाँ पे खेती हो रही है उसको लो केन एरिया एंड नो केन एरिया कहा जाएगा। देन शुगर मिल्स की मैंने पिछले क्लास में बात की थी। शुगर मिल्स भी खोले जा रहे हैं। तो शुगर मिल्स have also been assigned responsibility for increasing sugarcane acreage in their operational zones. They will identify low cane villages, motivate farmers, prepare digital identification records of sugar farmers, coordinate with the department and ensure adequate cane availability for nearby mills. अगर रीजनल एक्शन प्लान की बात की जाए तो स्पेशल एकरेज एक्सपेंशन प्लान फॉर ईस्ट चंपारण दरभंगा रीजन
A 3-year roadmap for expanding sugarcane cultivation in Motihari. Motihari cane officer and assistant director of the cane development are responsible for the roadmap, or cane officers and assistant directors have been instructed to promote planning from October. जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, दरभंगा में का जो शुगर मिल है उसको रीओपन किया जाएगा। 3 शुगर मिल्स इस सीजन ओपन किए जाएंगे, जिसमें से एक दरभंगा का शुगर मिल था। तो क्वेश्चन इज, with reference to Bihar's village-wise sugarcane acreage survey, consider the following statement. First statement क्या है? The survey uses GPS technology and app-based data collection to determine the area under sugarcane cultivation. ये हमने देखा, सही है। Area having less than 5 acre under the sugarcane cultivation will be identified as low cane or no cane areas. बिल्कुल सही। A 3-year roadmap for sugarcane acreage expansion will be prepared for Motihari. This is also correct. The responsibility for preparing Motihari, East Champaran and Darbhanga की बात हुई थी, and the responsibility for preparing identification records of sugarcane farmer has been assigned exclusively to Panchayati Raj institution. This is incorrect. So 1, 2 and 3. So a 3-year roadmap Motihari के लिए बनाया जाएगा, and identification record of sugarcane farmers will be prepared by the sugar mills, not exclusively by पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ये न्यूज है कबरताल सूख रहा है, उसके रिगार्डिंग एनजीटी बहुत चिंतित है इसके रिगार्डिंग। सो कबरताल वेटलैंड कंजर्वेशन कंसर्न, एनजीटी कावरताल झील में पानी की कमी पर चिंतित। चलिए क्या है न्यूज देख लेते हैं। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज taken cognizance of ecological deterioration of कबरताल। ये क्यों हो रहा है ecological deterioration? Due to encroachment, sedimentation and fragmentation of wetland into smaller water body। जो कबरताल झील है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कंसर्न जो है ये बहुत जरूरी कंसर्न है, और इसको हमें बचाना बहुत जरूरी है। हमें प्रयास करना चाहिए इसको बचाने का। क्यों? क्योंकि जितने भी ये वेटलैंड्स होते हैं इनको कंजर्व करना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी। खासकर जितने भी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज, जो दूर दूर विदेशों से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनका ये फेवरेट स्पॉट होता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी इस तरह के वेटलैंड्स होते हैं वहां वो पहले एक बर्ड सैंक्चुरी पे होते हैं। तो ये बर्ड्स के कंजर्वेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व दिस वेटलैंड्स। अगर कबरताल की बात की जाए तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है, विच इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर फ्रॉम बेगूसराय टाउन। ये नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड है एंड एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ऑक्सबो लेक होता है जब मियांडरिंग रिवर अपना कोर्स चेंज करती है तो जो मेन स्ट्रीम है उससे ये जो बॉडी वाटर बॉडी है ये कट जाती है। ये कट जाने के कारण ये एक सेपरेट वाटर बॉडी क्रिएट हो जाता है। ये सेपरेट वाटर बॉडीज को ही हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, जहाँ पे इकोलॉजी थ्राइव करती है बिकॉज ये फुल ऑफ लाइफ है। ये इसलिए इसके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है, और इसीलिए इसी कारण इसको रामसर स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। सो ऑक्सबो लेक की अगर बात कर ली जाए तो ऑक्सबो लेक इज अ कर्व्ड एंड हॉर्सशू शेप्ड water body formed when a river meander is cut off from the main river channel। तो ये जो वाटर बॉडी है अगर मेन चैनल रिवर के से कट आउट हो जाती है, इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो इसे 21 जुलाई 2020 को जो कबरताल है इसको 21 जुलाई 2020 को वेटलैंड स्टेटस रामसर साइट के अंदर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था। और एक फैक्ट और ये गंडक कोसी सॉरी बूढ़ी गंडक रिवर सिस्टम का ये पार्ट है, या ये याद रखिएगा। सो इट लाइज इन अ डिप्रेशन बिटवीन बूढ़ी गंडक रिवर एंड एन ओल्ड चैनल, पेलियो चैनल ऑफ बागमती रिवर। सो बूढ़ी गंडक
का ये पार्ट है विच इज पार्ट ऑफ द लार्जर गंगा रिवर सिस्टम। तो बूढ़ी गंडक से ये एसोसिएटेड है। सो कबरताल को 21 जुलाई 2020 को डेजिग्नेट किया गया था एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। सो रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1971। इट प्रमोट्स कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। इंडिया बिकेम अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ऑन 1 फरवरी 1982। कन्वेंशन बना 1971 में और भारत इसका पार्ट बना 1982 में। हमारे पास अभी फिलहाल 100 वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है भारत में। मतलब हमारे पास 100 रामसर साइट है, रामसर साइट, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है वो है सुरहताल और जयप्रकाश बर्ड सैंक्चुरी, जिसको घोषित किया गया था ऑन 5 जून 2026। दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन इसको घोषित किया गया था। कबरताल की बात की जाए तो ये पहले से बर्ड सैंक्चुरी था। तो कबरताल वाज नोटिफाइड एज अ बर्ड सेंचुरी इन 1989। ये इसका लगभग 6211 हेक्टेयर में है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कबरताल। With reference to the Kabartal wetland, consider the following statements. It is located in the Begusarai district of Bihar. This is correct. It was designated as a Ramsar site in 2020. This is also correct. It is primarily associated with the Puri Gandak river system. This is also correct. The National Green Tribunal was established under the Environmental Protection Act 1986. ये गलत है. So, the fourth statement, NGT was established under the National Green Tribunal Act 2010. So, 1, 2 and 3. Next is बिहार के स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होंगे, he will be the CM of Bihar. So, the Bihar legislature has approved the Bihar Specialized University Act 2026. During its monsoon session, under the framework, the Chief Minister of Bihar will serve as the Chancellor of every specialized university established under the Act. जो भी यूनिवर्सिटी इस स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर बनाए जाएंगे उसके चांसलर होंगे हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर। सो द चांसलर विल प्रिसाइड ओवर द कॉन्वोकेशन एंड एक्सरसाइज पावर relating to policy and institutional governance. This differs from the general university जिसके चांसलर होते हैं गवर्नर ऑर्डिनरली फंक्शन एज चांसलर। जैसे हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, दो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, शहीद जुब्बा साहनी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग जो कि मुजफ्फरपुर में बनेगा, एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस जो कि भागलपुर में बनाया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी with CM as Chancellor. According to the report, the CM already serves as Chancellor of Bihar Engineering University, Patna, Bihar University of Health Sciences, Patna, and Bihar Sports University, Rajgir. तो इनके चांसलर पहले से CM है। The 2026 framework extend the this governance model to newly created specialized university। जो पहले से यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं ये तीन, उसके चांसलर है पहले से हमारे CM, और अभी जितने भी नए इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे अंडर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी एक्ट उसके भी चांसलर हमारे सीएम रहेंगे। सो with reference to the Bihar Specialized University Act 2026, consider the following statement. Chief Minister of Bihar will serve as the Chancellor of the specialized universities established under the Act. This is correct. The Chancellor will preside over convocation ceremonies and may constitute the governing council and executive council. This is also correct. In Bihar, the Chief Minister is the Chancellor of the all general and specialized state university. No, this is not correct. The proposed Dr. Shama Prasad Mukherjee University of Artificial Intelligence and Computer Science is to be established in Bhagalpur. This is correct. So 1, 2 and 4. The third statement is incorrect because governor generally serves as the chancellor of conventional state universities. कुछ स्पेशलाइज्ड केसेस में सीएम बनेंगे। नेक्स्ट इज जो सम्राट चौधरी के सरकार का 100 दिन पूरा हो गया है उसके रिगार्डिंग जितने भी बिल्स इन्होंने पास किए हैं उसके सेकेंड फेज में अब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। उसी रिगार्डिंग ये न्यूज आर्टिकल है। सरकार का अब निवेश उद्योग व रोजगार होगा फोकस। तो इनिशियल 100 डेज में जितने भी बिल पास हुए हैं अब उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आफ्टर अनाउंसिंग सेवरल पॉलिसीज मेजर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 डेज, द Bihar government has shifted focus towards effective implementation.
The next phase aims to promote investment, industrial growth, and employment generation, and position Bihar as an emerging industrial and investment hub of ईस्टर्न इंडिया। तो इंडस्ट्रियल ईस्टर्न इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है बिहार की। और गवर्नमेंट बुकलेट इसके रिगार्डिंग एक गवर्नमेंट बुकलेट बनाया जाएगा, बीन प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोग्राम रिलेटेड टू द इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट डिजिटलाइजेशन एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसमें सहायक होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। So the under ease of doing business 2.0, the procedures for establishing and operating industry will made simpler, digital, transparent, time bound and investment friendly। core objectives की बात की जाए तो attract domestic and external investment, accelerate establishment of industries, generate large scale employment, improve Bihar's business environment, promote local entrepreneurship and startups, strengthen MSME, क्योंकि MSME is the largest producer of employment, यहाँ से सबसे ज्यादा employment generate होता है, इसलिए इसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। encourage green industry and electric mobility, makes administration approvals faster and transparent। then स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा, ग्रीन इंडस्ट्री एंड ईवी इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, बैटरी रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रैटेजी इज लिंक्ड विद न्यू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, एमएसएमई एक्सपेंशन, स्टार्टअप प्रमोशन, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग नेटवर्क, battery recycling, local entrepreneurship, and faster execution of approved projects. Success depends on operational enterprise and sustainable job, not merely investment announcement। चलिए इसके regarding question देख लेते हैं। With reference to the Bihar's proposed investment industry and employment roadmap, consider the following statements. Ease of doing business 2.0 aim to make industrial approvals simpler, digital, transparent, and time bound. This is correct. The roadmap places special emphasis on MSME, startups, and local entrepreneurship for employment generation. This is also correct. Under the proposed electric vehicle policy, the government intends to promote charging infrastructure, EV manufacturing, and battery recycling. This is also correct. The roadmap proposes that all industrial projects should be implemented exclusively by public sector enterprise, जो कि नहीं होने वाला। This is wrong statement. So 1, 2 and 3 PPP model पे काम किया जाएगा। So 1, 2 and 3 the roadmap seeks to attract private investment and support entrepreneurship. It is not restricted to public sector projects। So this was all for the day. This is Gaurav signing off. Thank you।